हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ डिफरेंट सा, क्योंकि आज मेरे साथ है मेरी फैमिली, यानी मेरे पापा और मेरी मम्मी। तो आज मैं इनसे पूछने वाली हूँ इनके लाइफ की स्टोरी, क्या कुछ इन्होंने किया, कितने स्ट्रगल्स किए और कैसे हमें बड़ा किया, ये हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ अपने पापा से। ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी। तो मैंने अपने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इसमें लिख लिए हैं और ये बिल्कुल रैंडम इंटरव्यू है। हालांकि हम इसकी तैयारी बहुत सालों से कर रहे थे, पर पापा को मनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था और कल इनको जाना है। आज पता नहीं ऐसी बातें हुई पापा के बचपन की, तो पापा का मूड बन गया। और अभी टाइम लगभग 10:30 होने वाले हैं रात के, और बच्चों को सुलाने के बाद, घुगते उगते बनाने के बाद हम लोग यहाँ 3 इस कमरे में बैठे हैं। साइड में गर्वी भी बैठी है और पुष्कर सिंह ले रहे हैं इंटरव्यू। तो आइए आज के इंटरव्यू की स्टार्टिंग करते हैं। तो पापा, तो पहला प्रश्न आपसे है, ये मम्मी ऐसी है ना, वो हंसाती रहती है, खिचखिच करती रहती है, इसकी हंसी रुकती नहीं है, तो उसे इग्नोर करिएगा। तो पहला प्रश्न पापा आपसे है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में बताइए। मैं महपत पुत्र प्रेम सिंह बोधा तिलाड़ी, चौबाटी पिट्टी डियाट पिथागढ़ रहने वाला हूँ। और वहीं प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई, जूनियर DDR से हुई, और इंटरमीडिएट मैंने हायर सेकेंडरी मैंने रानीखेत से की, ऑल इंडिया KRC स्कूल से। और उसके बाद इंटर मैंने किया GIC पिथौरागढ़ से, और फिर उसके बाद 1971 से 1975 तक मैंने BTech किया पन्नगर GB पॉलिटेक्निक। ये हुआ पापा का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली हम उत्तराखंड से हैं और डिस्ट्रिक्ट से ये उत्तराखंड के हैं। तो पापा, आपका बर्थ कौन से साल में हुआ वो बताइए। 1950 में। तो उसके बाद आपने मतलब अपनी जो दादाजी से उनसे अलग आपने अपने पहले सीनियर हाई स्कूल किया, उसके बाद आपने इंटर किया, अकेले ही किया? आप और बुआ साथ रहते थे? वो तो उसमें रहते थे जूनियर में। तो पापा के साथ पापा के कजिन्स भी रहते थे। मतलब एक तो मेरी रियल बुआ है जिसको आप पिथौरागढ़ में देखते हैं मेरे व्लॉग्स में, और उसके बाद पापा के एक चाचा के बेटे भी पापा के साथ रहते थे। हाँ, उनकी डेथ हो गई कुछ 1-2 साल पहले, और उनको पापा ही देखते थे, सब कुछ पापा ही करते थे। उसके बाद पापा का इंटर हो गया। तो पापा आप पढ़ने में कैसे थे वो बताइए? इंटर तक ठीक था, और एकदम मीडियम चेंज होने से पहले हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम, तो मतलब हम जैसे ऑल इंडिया से वो हो गया हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उसमें इंग्लिश मीडियम होता था रानीखेत में KRC, तो उसमें फिर दिक्कत तो आई बहुत सारी है। तो अब वही है, आजकल भी वही होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे अचानक से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। और उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ये तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन पापा उससे हारे नहीं। खैर, सबकी लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ। तो मेरे सामने तो पापा मम्मी आदर्श हैं, और उन्हीं को देख देख के हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जब इनका स्ट्रगल सुनते हैं तो हमको लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस इंटरव्यू को या इस वीडियो को शूट करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर बहुत सारे लाइक्स चाहिए, लेकिन जो आजकल हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बीमार हो गए तो मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जो पापा की रियल लाइफ स्ट्रगलिंग लाइफ है ना, उसको सुन करके मतलब कोई भी छोटी मोटी हार नहीं होती, या छोटे मोटे संघर्ष नहीं होते, वो आप सीख जाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बाबा, उसके बाद इंटर के बाद आपने क्या किया? इंटर के बाद BTech किया मैंने पन्नगर से पापा ने BTech किया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट, इंजीनियरिंग में कोई ऐसी दिक्कत आपको? वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद तो वही हुआ, घर में अकेले हुआ, माँ बाप अकेले हुई, मैं अकेला लड़का हुआ, फिर वो काम भी देखना हुआ घर का, वहाँ का भी। तो 1-2 साल उसी में रह गए। उसके बाद अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लगा, 2-3 साल में। तो जो आप इंजीनियरिंग और मतलब जिस बीच नौकरी लगी उसके बीच का जो गैप था, उसमें आपने क्या किया? घर का सब काम करते थे, खेती बाड़ी, लकड़ी, गाय भैंस, दुकान भी थी एक छोटी सी, उसमें भी काम करते थे। सब काम, मतलब कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं किया, घर का जितना होता करीब। तो फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट जॉब थी वो कहाँ लगी? फर्स्ट जॉब मेरी राजस्थान गवर्नमेंट में लगी। उससे पहले मैंने एक यहाँ
इधर यूपी में भी किया था डेली वेजेज पे, बिलासपुर रुद्रपुर के पास है। इसकी फैक्ट्री थी, क्या कहते हैं, मेंथा ऑयल की। उसके बाद वहाँ राजस्थान हो गया, वहाँ चला गया। फिर वहाँ 20-21 साल नौकरी की, फिर वॉलंटरी लेके गया। तो वॉलंटरी वाला पार्ट तो अभी बीच में बहुत लेट है, उसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो पापा, जब आपको पहले पता चला कि अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो आपको कैसा फील हुआ और आपके फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? बुबू तो तब थे ही ना? बुबू मतलब मेरे दादाजी और दादी ने कैसे रिएक्ट किया? अब उनको तो खुशी हुई, वही हुआ, नौकरी उसमें ऐसी ही मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब तो लगती ही नहीं थी। हाँ, तो वाह अच्छा हो गया, लग गया करके खुशी तो होती थी। फिर वो वहाँ भी आए एक दफे, कैसा हुआ देखने। फिर उनको मैंने पुष्कर भी घुमाया उस टाइम। फिर वो ये वाला एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वही हो गया, उनको परेशानी हो गई। तो आपकी जॉब कौन से ईयर में लगी? 78 में जॉब लगी, और राजस्थान गवर्नमेंट में सॉइल कंजर्वेशन में। तो फिर उसके बाद मतलब आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स, 1 साल आपने अच्छे से जॉब की? यूँ तो 2-3 साल बहुत अच्छी किया, लेकिन 1 साल तक हो गया था। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती। तो आपको मतलब आगे की स्टोरी हम बताएं उससे पहले ये बता दूं कि मेरे पापा डिसेबल है, उनको दिखाई नहीं देता है। जब से हम बड़े हुए, मतलब हमने पापा, जैसे होता है कि लोगों के पापा हाथ पकड़ के अपने बच्चों को ले जाते हैं कहीं भी मेला दिखाने या कुछ भी, तो हमने अपने पापा का हाथ पकड़ के इधर उधर घुमाया और हमेशा मतलब, लेकिन पापा ने कभी अपनी डिसेबिलिटी हमारे ऊपर थोपी नहीं, या फिर ऐसा नहीं जताया कि तुम मतलब मैं ऐसा हूँ, तुम ये मत करो, वहाँ मत जाओ, और हम अपने मेला दिखाने या कुछ भी। तो हमने अपने पापा का हाथ पकड़ के इधर उधर घुमाया और हमेशा मतलब, लेकिन पापा ने कभी अपनी डिसेबिलिटी हमारे ऊपर थोपी नहीं, या फिर ऐसा नहीं जताया कि तुम मतलब मैं ऐसा हूँ, तुम ये मत करो, वहाँ मत जाओ, और हम अपने पापा की 3 लड़कियां ही हैं। उस टाइम, अभी भी बहुत है, लेकिन उस टाइम आप जान सकते हैं कि लड़कियां होना एक पाप ही होता था। तो पापा ने हमें कभी ऐसा नहीं जताया कि तुम लड़कियां हो, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, तुम ये मत करो, उससे बात मत करो, या मैं ऐसा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। मेरे पापा देख नहीं सकते, उनको पता नहीं मेरे बच्चे कैसे दिखते हैं, वो क्या है। लेकिन पापा ने हमें कभी एहसास नहीं कराया। जो फील किया उन्होंने खुद, उनको जो परेशानी है, पर हमें कभी इस बात का एहसास नहीं कराया। तो 1 साल सिर्फ जॉब करी अच्छी आंखों से। उसके बाद धीरे धीरे पापा की रोशनी कम होती गई। तो उस समय न तो पैसा था, न मतलब ट्रीटमेंट था, न पता था क्या करना है, न कोई गाइड करने वाला था, न सोशल मीडिया थी। तो 78 में जैसे जॉब लगी, 79 1 साल अच्छे से जॉब की, फिर आंखें धीरे धीरे कम होती गई। तो जब आपको पता चला कि आपके आंखों में प्रॉब्लम है, तो आप ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे। तो फिर सबसे पहले कहाँ गए आप? पहले वहीं दिखाया लोकल, उसके बाद बीकानेर मेडिकल कॉलेज में दिखाया। फिर यहाँ जयपुर आया, जयपुर में किया। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट गया, लेकिन सब ने कहा फोटो कॉपरेशन कराया था। फिर कहा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रेटिनल हैमरेज है। तो फिर धीरे धीरे आँखें सब कमजोर हो गई। तो फिर धीरे धीरे मतलब पापा को 79 में पापा की आंखों की रोशनी कम होने लगी, और धीरे धीरे पापा ने अपने घर का बताया 90 में, है ना पापा? हाँ, तो 90 में पापा ने घर बताया कि मेरी आंखें अब मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। तब तक भी जो प्रॉब्लम थी खुद ही झेली और परेशानियों को झेलते रहे, और लेकिन किसी को नहीं बताया। उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। और तो आपको जब पहली जॉब लगी आपकी, तो आपकी सैलरी कितनी थी ये बताइए? उसमें 630 रुपये मिलते थे। 630 रुपीज मिलते थे। तो आपने कैसे मतलब उसको मैनेज करते थे अपने 100 खर्चे? रुपये में अपना खर्चा चलाते, किराया और खाना पीना। बाकी 500 रुपये, 200-300 रुपये घर को देते थे, 200-300 रुपये अपने एक्स्ट्रा रखते थे अपने पास, पता नहीं कब क्या आ जाए। फिर थोड़ी 20 रुपये की आरडी थी, फिर उसको 50 किया, फिर 70 किया, फिर 100 किया। हर एक साल 20-20, 25-25 रुपये बढ़ाते थे। तो इस हिसाब से थोड़ा वहाँ करते थे। एक और था PLI, कितने की 10,000 की थी उस जमाने में, 30 रुपये करते थे, और कुछ नहीं था।
तो ट्रीटमेंट तो फिर आप जब जॉब भी कर ही रहे थे और ट्रीटमेंट के लिए फिर भी इधर उधर तो दिखाते ही थे, आपको जो भी सजेस्ट दिखाते थे। और मेडिकल उस टाइम हमारा डिमर्सिबल होता था, जो दवाइयाँ होती थी उसके पैसे मिलते जाते थे, रिफंड होता था उसका, और आना जाना अपना तो वो तो खर्चा होता ही था। फिर आपको डॉक्टर्स ने बिल्कुल ही बोल दिया था कि मतलब अब रोशनी तो नहीं आ सकती है ना? हाँ, डॉक्टर ने 3-4 साल 5 साल कोई कहता था यहाँ जाओ, कोई कहता था वहाँ जाओ। मतलब ऑल इंडिया में सब जगह दिखाया, जिसने भी सजेस्ट किया, बेस्ट डॉक्टर्स सबको दिखाया, फिर सबने यही बोला कि नहीं हो सकता, कि आंखों की जो नसें हैं वो सूख गई हैं। आंखें तो बिल्कुल आप अभी भी देखेंगे कि बिल्कुल सही लगती है, आंखों से नहीं लगता है कि दिख नहीं पाता है। रेटिनल हेमरेज हो गया, फोटो कॉपलेशन किया तो वो नसें सूख गई, फिर कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद वही होता है कि फिर भगवान के पीछे लगे रहे, देवताओं ने उस देवता उसके पीछे भी बहुत लगे रहे। इसने मतलब जो किया भगवानों के पीछे, डॉक्टर्स के पीछे, ये किया वो किया। फिर 92 में मेरी जो अम्मा थी यानी मेरी दादी एक्सपायर हुई, तब तक पापा अकेले ही सब कुछ करते थे। नागौर में रहते थे, नागौर यानी राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे रहते थे और वहां सब कुछ खुद ही करते थे, खाना पीना सब बनाना खुद ही करते थे ना आप। और जो जिनके साथ रहते थे, लेकिन पापा को लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, पर लाइफ में लोग अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले, बहुत अच्छे पड़ोसी मिले, बहुत अच्छे मिले। तो उन्होंने बहुत, स्टाफ भी बहुत अच्छा मिला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जिनके साथ हम रहते थे आंटी जी लोग, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने पापा को खूब सपोर्ट किया अपनी फैमिली की तरह। मां से ज्यादा मानता हूं मैं तो उनको। उन पापा भाभी जी भाई साहब बोलते थे। अब अंकल जी तो एक्सपायर हो गए, आंटी जी अभी भी हैं, फोन वगैरह में हमारी बात होती है, अनिल भैया लोग सबसे बात होती है। तो मतलब पापा को फैमिली की तरह रखा। हम तो बहुत छोटे छोटे, हमें कुछ पता ही नहीं था। फिर 92 में मेरी दादी एक्सपायर हुई, तो उसके बाद मैं और मेरी छोटी सिस्टर सरिता और दीदी तो बरेली थी और मम्मी गांव में अकेले रह गए। तो मम्मी ने फिर डिसीजन लिया कि अब मुझसे अकेले नहीं होगा, और पापा की ऐसी हालत हो गई है कि मैं आगे मतलब इनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तो तब मम्मी ने पापा के साथ, यानी हम तिलारी चौबाटी जो है वहां छोड़ करके यहाँ आ गए। मामा ने और दा ने हमको यहाँ तक छोड़ा, नागौर तक पहुंचाने आए वो लोग। फिर उसके बाद मम्मी की वही मम्मी, आपको पता ही है कि एक लेडी अचानक से गांव से 3 लड़कियों के साथ एक शहर में आती है, तो कितना स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। मम्मी की कंडीशन अभी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम अभी उसी स्टेज में, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, और अचानक से छोटे शहर से बड़ी जगह आके स्ट्रगल करना, वो भी एक ऐसा आदमी जिसके को दिखाई नहीं देता सबको, उसके साथ मैनेज, मम्मी की स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। तो मम्मी जब आप नागौर आए तिलारी से अचानक, तो आपको कितनी परेशानी हुई ये बताओ। परेशानी तो बहुत हुई, छोटे छोटे बच्चे, नई जगह आना, नई जगह में एडजस्ट होना, बच्चों का एडमिशन, गृहस्थी जमाना, बहुत एटमॉस्फेयर चेंज, वहाँ सर्दी वहाँ गर्मी, बहुत दिक्कत हुई। धीरे धीरे बच्चे मतलब एकदम। लेकिन मम्मी पापा को हमने कभी हारते नहीं देखा, और नहीं कमजोर हमें बनाया, न खुद कमजोर पड़े कि कर लोगे, करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। और हम भी बहुत अच्छे बच्चों की तरह सुना, तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा, आगे बढ़ते गए ऐसे ही। तो ऐसी बात रही। तो पापा अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब जब आप कॉलेज में थे, तो आप का कोई ऐसे फनी इंसिडेंट होगा जिसको आप मतलब एंजॉय करते होंगे, मजे आते होंगे दोस्तों के साथ, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट ऐसा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? अरे हम पंतनगर में हॉस्टल में रहते थे, वहाँ तो सब वो था, हॉस्टल लाइफ। तो एक दिन हम ऐसे खाना खा रहे थे, टेबल में सभी ने खाना खा लिया था, 6 दोस्त थे हम। तो खाते खाते लास्ट में ये हुआ कि चलो आज कंपटीशन करते हैं, कौन कितना खाता है। तो खाना खाने के बाद फिर यही हुआ, तो हम 6 दोस्त थे, रोटियां मंगाते गए, दाल और रोटी खानी थी, यही खा। तो रोटी खाते 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 मैं सबसे आगे 26 रोटी मैंने खाई थी। एक दोस्त मेरा था वो 18 तक पहुंचा था, तीसरा दोस्त 16 तक पहुंचा था। तो हमने इतना खाया, उसके बाद कहा कि और चलो होटल में चलते हैं। वहाँ भी 2 परोठे और खिलाए उन्होंने मेरे और फिर 2 गिलास 26 कितना होता है पता है? 26 खाना खाने के बाद। फिर भी कभी हम ऐसा और नहीं करते थे कि हमने पेट भर गया, ऐसी वाली कभी बात नहीं थी कि हम नहीं खा सकते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी थी कि कभी वो लगता ही नहीं था कि कुछ हो रहा है। पापा सारे गेम्स, और मेरे दोस्त जो थे ना, कभी मतलब वो गेम्स में थे, लेकिन वो अंडा नहीं खाते थे। तो हमको वहाँ हॉस्टल की तरफ से 2-2 अंडे मिलते थे, खेल वाले गेम्स वाले। तो 3 दोस्त ऐसे थे वो नहीं खाते, तो वो 6 अंडे उनके और 2 में 8 अंडे अलग खा जाता।
अकेला एक टाइम। और सब बच्चे जो लड़के जो थे वो कोई 4 ब्रेड लेता, कोई बटर्स के सामने। तो मैं एक दिन 5 परोठे खाए मैंने सवेरे नाश्ते में। तो और जो हमारा कुक था मेस का, वो कहता साहब आप कैसे खा लेते हो इतने। तो हमारा तो काम ही वही था, रात दिन दौड़ना खेलना, फिजिकल एक्टिविटीज, बहुत अच्छी एक्टिविटीज थी। जिम्स भी कर जाते थे, गेम्स भी थे, कोई ऐसा गेम्स नहीं था जो नहीं किया। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल सब खेलते। दौड़, जामुन के पेड़ होते थे मननगर में, बहुत खूब जामुन भी खाए। गन्ने होते थे, गन्ने भी खाए। और अतुल था मेरा दोस्त, हम रेस के लिए भी तैयारी करते, क्रॉस कंट्री रेस। दौड़नी है दौड़ो, खूब मजे आते थे। तो ऐसी रही पापा की कॉलेज लाइफ। उसके बाद पापा आपकी शादी कब हुई हो बताइए? कौन से ईयर में हुई? कोई याद नहीं करना चाहता। 75 में शादी हुई। हाँ। तो शादी कैसे हुई आपकी तय मम्मी से? मम्मी से तो क्या तय हुई, अब वो आई हुआ गांव वाले ढूंढते हैं, तो ढूंढा। वो बताओ उन्होंने स्ट्राइक चल रही थी और पन्ना में बहुत सख्त रेगुलेशन थे उस टाइम में। हाँ। कि कोई एक दिन भी लेट हो गया तो उसका एडमिशन नहीं होता। मतलब आप इंजीनियरिंग कर ही रहे थे उनके? कर ही रहा था, 4th ईयर चल रहा था। 4th ईयर चल रहा था तब शादी डिसाइड। स्ट्राइक फरवरी का महीना था, 1 फरवरी से या 2 फरवरी से हमारा कॉलेज खुल गया था। अच्छा। हमारी शादी डिसाइड हुई थी, लेकिन मेरे जो ससुर थे वो उसमें थे मद्रास में, एयरफोर्स में थे मेरे नाना जी। हाँ। तो अब उनको छुट्टी आने और घर पहुंचने में टाइम तो लगेगा। टाइम था, वहाँ यूनिवर्सिटी खुल गई थी। हाँ। वहाँ से मेरे को 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल जाता, मतलब लीव 1 हफ्ते से ज्यादा शादी नहीं के मिली, लिए। शादी के लिए। अच्छा। इस पीरियड में आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो आपको वो मिल जाएगा। हाँ। दैट। हाँ। तो इतनी जल्दीबाजी हो। अब वो पहुंचे 8 तारीख को हमारी शादी थी, वो पहुंचे 7 को, 6 को पहुंचे, 6 को पहुंचे, नहीं 5 को पहुंचे। हाँ। 6 को फिर वहाँ आदमी भेजा के घर। वहां से फिर आदमी आया कि भाई वो आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं। 6 तारीख को वो पहुंचे। हाँ। 6 तारीख को रात को वो वहां पहुंचे। फिर रातों रात हमने तैयारी की, 7 तारीख को जाना पैदल। और फिर उतने छोटे दिन, माघ का महीना था, फरवरी, तो जाड़ों के दिन सवेरे हमने 5 बजे फिर वहां बारात पहुंचा दी पैदल। 5 बजे पैदल सुबह शाम को सवेरे 7 बजे घर से निकल के चले, सवेरे 7 बजे 5 बजे पैदल। ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ था ही नहीं। मुआनी होते हुए यहाँ से 2 घोड़े थे हमारे पास। बाकी सब बच्चे जितने थे बाराती सब वहाँ पहुँच गए। रात को वहाँ बारात हुई। दूसरे दिन वहाँ से वापस चले। रात को 10-11 बजे घर पहुँचे। दूसरे दिन 4 बजे में चला गया। 4 बजे क्या गया होगा, लोगों को खिलाया होगा। मैंने घर आके जो भी थे अपने गेस्ट वेस्ट उनको खिलाया। उसके बाद कहा कि अब तो रात हो गई, खाया भी नहीं, शायद मेरे को याद ही नहीं है खाया करके। तो सो गए। सवेरे 4 बजे जाना था। चाचा और एक गोविंदा था वहाँ का, बगदाड़ी का मास्टर, बलतीर के वो भी बारात में थे। तो उनको कहा गया कि आप इसको ले जाके सवेरे वो गाड़ी में बिठा देना। रानी खेत तक ले जाते थे, थल में उसमें बैठे, सामान अपना पूरा कंधे में उठा के ले गए। सवेरे 4 बजे, 7 बजे, 8 बजे वो बस पहुंचती थी थल में। उस बस में पहुंचा रानी खेत शाम को 5 बजे। घर से गुड़ ले गए। और उसमें क्या था, गुड़ वो लड़तना, 2-4 लड़ते शादी में बनते हैं हमारे यहाँ। हाँ। और वो एक गुड़ का गिरा भी था उसमें। हाँ। तिल को ऐसे गुड़ के वो पानी में ऐसे गूंद के लड्डू बनाते हैं। हाँ। तो वो उनके वहाँ रानी खेत में होटल में तो क्या, रात को सवेरे वहाँ से बस पकड़ी, पहुँचा 10 बजे पहुँचा मैं पन्नगर, भागता हॉस्टल में। तो हॉस्टल में लॉक था वही। तो बाहर अपना सामान पटका दरवाजे के बाद भागा कॉलेज में। इधर उधर भाग दौड़ करके फिर मैंने एडमिशन कराया अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो मेरे दोस्त थे, पार्टनर थे 2-4, वो आके जो भी सामान था चटपट करके खाने वाला सारा सामान खा शादी से आया। गुड़ का ढेला। आने तक कुछ नहीं मिला। कुछ था ही क्या, कुछ भी नहीं था। उतनी झगड़ाहट में क्या होता है फिर इस जमाने में।
लाडू तो दिला. लाडू दिला थोड़ी चाट जमा जो था वो खा ले, यही हुआ। फिर एडमिशन कराया किसी तरह से वो, फिर रेगुलर है। कोई शादी का फनी इंसिडेंट बताना चाह रहे थे आप? वो तो शादी का तो यही हुआ है, इतनी जल्दी में इतना इतना नहीं। हाँ, ये फूफा जी और बुआ थे उस टाइम वहाँ थे देहरादून। बुआ की शादी, बुआ पापा से छोटी है लेकिन बुआ की शादी पहले हो गई थी। 70 में हो गई थी हाँ, बुआ बुआ की शादी 70 में हो गई और पापा की शादी 75 में, 5 साल बाद हुई। और वहाँ थे उसमें विनोद हुआ था। हाँ, तब 2 महीने का था। 2 बुआ नहीं आई होगी फिर आपकी ना, शादी? आई वो लेट हो गई, नहीं आई। इतनी जल्दी आई, मतलब बाद में आई। बाद में अच्छा, आई। हमारी शादी आधी हो गई थी, उसके 1 हफ्ते बाद पहुंचे थे। जैसा हुआ उनकी तो छुट्टी हुई, आदमी वाले हुए लेना था। हाँ, फूफा जी आर्मी में थे। तो वहां से आने में वो फिर लेट हो गए। अभी आप एक कोई इंसिडेंट बताना चाह रहे थे, वो शादी से पहले का। शादी से पहले का। वो मैं तो यही बताना चाह रहा है वैसे तो। अच्छा, बताइए ना, अरे बताइए। एक दिन ऐसा हुआ, वो घर में काम ही कर रहा था, शाम को पिताजी का फोन आया, ऊपर से आया मतलब आदमी कि कल को लड़की देखने जाना है। हाँ, वो लड़की मम्मी थी? नहीं नहीं, अच्छा, कोई और थी। मुझे चाचा मम्मी ने देखा, किसी ने देखा ही नहीं मुझे। अरे नजर लग जाती है आपको। किसी ने देखा। ये तो भाग भाग के भाग जाने वाले हुए, छते छते 10 हो रहे। ये देखिए मेरे को एक दिन ही दिखी। नहीं, मैं वहाँ लेने जाता ना, हाँ, हाँ। ये वहाँ से गायब हो जाता। अच्छा, शादी के बाद जब आप मम्मी को शादी के लेने बाद जब वहाँ गया, मम्मी गायब। ये क्या करती, सिलाई करी, सिलाई घाघरा बनाता और सिलाई करी थी। हाँ। जून में दरवाजे से अंदर घुसा, इसने यहाँ से अंदर छत में से ऊपर दाम दाता है वहां से भागे बना के कहा आवा का घाघरा था ना, वो कमर में ढीला हो गया, मैं टाइट कर दी, फिर मैंने पहना हो। तो दर्शन ही नहीं होने आते हैं। दर्शन कभी कभी बड़े लोगों के दर्शन कभी कभी होते हैं ना। अच्छा, मैं वो तो भूल ही गई कि पापा आपने अपने पिताजी और ईजा के बारे में नहीं बताया। पिताजी आपके? अरे मेरे पिताजी रहे सिक्किम कुमाऊं में। वो आपको मालूम है ना, 1947 में जब कबायली युद्ध हुआ था, हाँ, ब्रिगेडियर थमैया हाँ। और एक कुमाऊं एक रेजिमेंट वहाँ, जब हरि सिंह जी ने वहाँ से इसमें भारत में विलय कर लिया, तो पहली कुमाऊं जो थी ये गई थी वहाँ, हाँ। ये कबायली युद्ध में 1947 अक्टूबर में। तो इनकी पूरी जो बटालियन थी वो खत्म हो गई कहते हैं। और ये भी जो थे उन्हीं के बीच में कहीं लाशों के अंदर दबे हुए थे। तो कई दिनों बाद इनको होश कितने महीने में आया, मिले? कई दिनों महीनों को में तो मिले भाई। होश आया होगा, फिर वो नदी पार करते करते कहीं बहते बहते कहीं से ऐसे निकले जाते हैं। उसी बीच में वो काफी बीमार हो गए, फिर उनका पुनः ट्रीटमेंट चला, कुछ ऐसा हुआ। घर वाले तो सोचते वो खत्म हो ही गए, फिर ऐसे ही हुआ गाँव में। जो अपने अपने हिसाब से करना था, उनने तो लाशें थोड़ी आती थी, तो उनका अपना जो करना था वो कर लिया। बाद में जब पता चला तो इनको खुशी तो मनाने आ गए। उसके बाद उनको टीवी हो गई। टीबी हो गई जल्दी बहुत। कितनी एज में डेथ हो गई थी बुबू की? 75 के आसपास हुई होगी। हाँ, पर लेकिन बहुत स्मार्ट, इतने टॉल, मतलब और बहुत वो भी बताइए हैंडसम। ना, हमारा घर जो उसकी तर्ज पे अरे तो यही तो कह रहा हूँ, वो जो पूना में थे ना, जो हॉस्पिटल था पूना का, उसमें एडमिट थे। उसमें एडमिट थे, तो उन्होंने अपने हाथ से वही पूना हॉस्पिटल का वो बनाया था घर का नक्शा। नक्शा जो हमारे घर का तिलाड़ी का हाँ। तिलाड़ी का जो हमारा घर है, पैतृक जो हमारा घर है, उसका जो डिजाइन है वो पूना हॉस्पिटल है ना, हाँ। की कॉपी, मतलब बुबू ने खुद बनाया वो बना के, जैसे उसमें पूरा धुआं घर, रसोई के सब कुछ लिए वैसा है। 2 कमरे, और वो था मतलब 14 बाई 14 फीट के कमरे बनाए थे उस जमाने में। और पूरे तख्ते वो बना के अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया था उस जमाने में। फिर उनको डॉक्टर ने एडवाइस की थी कि आप जहाँ चीड़ के पेड़ हो ना, वहाँ हवा, शुद्ध हवा हो वहाँ। तो इसीलिए उनने फिर 1950 में वहाँ जो है अल्मोड़े से लीज में 99 ईयर की लीज में अंग्रेजों ने वो उसको पट्टा दिया था वहाँ चौबाटी में। हाँ। सबसे पहले उन्होंने एस्टेब्लिश किया था वहाँ चौबाटी। हाँ। उसमें कोई नहीं, उसमें इतना वो था जंगल वहाँ कि 4 बजे के बाद करते थे, वहाँ से कोई निकलता नहीं था। इतना भयंकर जंगल था। चौबटिया मतलब 4 रास्ते जहाँ को जाते हैं ऐसा रास्ता था। फिर उन्होंने वहाँ पर एक अपना दुकान बनाई, सब काम करते थे वो। उसमें सब जो जनरल चीज़ों की आवश्यकता होती है, खाने पीने, साबुन, तेल, कपड़ा, मतलब सब चीज़ें उनने की।
फिर वो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ कपड़े भी सिलते थे। कपड़े भी सिलते थे, फिर पोस्ट ऑफिस खोला, फिर प्राइमरी स्कूल खोला, फिर उन्होंने जूनियर तो बाद में खोला, ये जो आजकल ये कहते हैं मिडवाइफ। मिडवाइफ हाँ। सबसे पहले वहाँ आई। उन्होंने एक कोऑपरेटिव की दुकान खोली, जो सस्ते गले की दुकान, कपड़ा वो मिलता था, वो कपड़े की दुकान में चोरी हो गई। और सामान साल सामान पहले। नहीं मिला। मतलब पूरी इन चौपाटी शॉर्ट का- बोले पूरी चौपाटी जो है वो उनमें ऊंची बसाई establish- दी है। सुबेदार तो प्रेम सिंह बोरा, हॉस्पिटल भी खुलवाया, हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलाया, प्राइमरी स्कूल खुलवाया, फिर जूनियर किया, फिर इंटर में फिर इंटर तक किया। मान्यता वहाँ ले- से मान्यता लेने सड़क लगना हुआ। बनवाई, घड़पट्टा से चौपाटी तक की, और जो बाद में थल तक मिली। पानी लेकिन पानी अपना ज्यादा की नहीं है। नल योजना जितनी थी, और जो जिला परिषद की जितनी भी मीटिंगें होती थी, कोई मीटिंग वो छोड़ते नहीं थे। वहाँ से तो ये बात हुई, ये हम बैक में चले गए थे। अब फिर आगे आते हैं। तो पापा की नौकरी लग गई थी, शादी भी हो गई थी। तो अब शादी नौकरी के बाद तो पापा का स्ट्रगल चला ही था। तो स्टाफ पापा को बहुत अच्छा मिला, बहुत सपोर्ट किया। नागौर में पापा सॉइल कंजर्वेशन में जेई के पोस्ट पे थे, है ना पापा? तो जेई के पोस्ट पे थे, सारा काम वर्बली करते थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन पापा का दिमाग बिल्कुल कैलकुलेटेड। कहते हैं ना, एक सेंस खराब होती है लेकिन और सेंसेस जो होती हैं वो ज्यादा शार्प हो जाती है। तो अभी भी पापा का दिमाग, मतलब हमको कैलकुलेट करना पड़ता। पापा ऐसे ही बता देते कि इसका ये होगा, इसका होगा, ये तब पूरा होने वाली, ये होने वाला, इसका इतना कैलकुलेशन होगा, ये पापा का वर्बली होता था। तो पापा आपने वॉलेंट्री कब लिया? फिर आपने वॉलेंट्री कितने, सर्विस के कितने साल पहले वॉलेंट्री ले लिया आपने? 22.5 हुआ था मैंने, तो वॉलंटियर ले लिया। फिर तो आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया वॉलेंट्री लेने का? बात ये थी मेरी, फिर वो पोस्टिंग जो हो गई थी बहुत इंटीरियर में हो गई थी इधर बाड़मेर में भी बहुत आगे था वो गाँव। उसके बाद मैंने फिर बच्चों की भी एजुकेशन पूरी हो गई थी, नीलू ने बीएड कर जब लिया। मैं जब पापा ने वॉलेंट्री लिया तो दीदी का एमए बीएड हो चुका था, MA BEd हो मैं चुका है। पीजी कर रही थी। और छोटी वाली बहन मेरी सबसे छोटी जो है वो बीएससी में, मतलब 12th हो गया था उसका, 10th हुआ था, हाँ सॉरी 10th हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब ठीक है, बच्चों का जो अगर लालन पालन घर में ही करेंगे तो इस सत्ता को तो वहाँ पर फिर में डाल दिया। फिर मैं 1 मई को मेरा रिटायरमेंट हुआ 2001 में 2001 में, और 3 में अक्टूबर आए हम। 3 में तो दीदी की शादी हुई। 3 में तो आए, फिर नवंबर हाँ में शादी हो 2-3 साल हम वहीं इस रहे। बीच मतलब 2001 में पापा ने रिटायरमेंट लिया और 3 2 में साल हम नीलू की बीएड करने थे। दीदी बीएड करी थी बोरुंदा से, तो उसके बीएड तक हम वहीं रुके नागौरी। और इस बीच उसका शादी रिश्ता, मतलब मम्मी और दीदी पिथौरागढ़ आए और शादी फिक्स हो गई। तो 2003 में हम कौन से मंथ में आए? अक्टूबर में आए। और नवंबर 28 नवंबर को दीदी की शादी हो गई। दीदी की शादी भी बुआ के घर से ही की, और बुआ का ऊपर वाला घर जहाँ आजकल बुआ लोग रहते हैं वो बन ही रहा था, उन दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन था, आधा ही बना हुआ था। तो दीदी की शादी हो गई। और सत्ता को उससे पहले हम जब ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन्स होते हैं, इसको हमने बीएससी में वहाँ एडमिट करा दिया था, ये पहले ही वहाँ एडमिशन हो गया था इसका। फिर मैं तो ऐसी थी तो ऐसा रहा। तो ये हो गई बात, वॉलंटरी हो गई, शादी हो गई। तो पापा अब क्या कहते हैं, आप अपने बच्चों से खुश है या नहीं है, ये बताइए। आपके बच्चे कैसे निकले? आपके बच्चे अरे बच्चे जैसे हुए ना, जैसी मेरी वो थी हालत थी, उसके हिसाब से मेरे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की। ये तो वहाँ पढ़ाते भी थे, दोनों पढ़ते भी थे, और स्कूल में भी पढ़ाते थे सारदा में, नीलू और विद्या दोनों। सत्ता तो छुट्टी थी, इसको फिर इधर भेज दिया था और पढ़ने के लिए। सवेरे उठ जाते, रात को देर तक पढ़ते। रात में चाय बना के देता। नीलू को जो था वो एक वहाँ यूनियन का भी लीडर बना रहे थे, बनाया था इलेक्शन में। बल्कि मैंने मना किया, मैंने कहा तुम्हें नेतागिरी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। और उसने वहाँ से अच्छे उसमें वो किया था, और इंटर कॉलेज में भी, वहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी उसने टॉप किया था। उसके बाद उसने यहाँ बरेली से यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी MA किया। तो उसी साल फिर उसका वो भी हो गया था, बीएड हुआ और वो भी हो गया सिलेक्शन उसमें, बीटीसी, विशेष बीटीसी। BTC। वो छोड़ करके उसने एलटी का 2005 में उसने ज्वाइन किया एलटी। और मेरा तो आप जानते ही हैं ऐसा क्या जानते हैं? तो पापा अब आपके बच्चे जो थे उनमें से सबसे अच्छा बच्चा कौन है, ये बताइए किस चीज में? मतलब भाई पढ़ाई करने में तो सरिता
सरिता विद्या नींव ठीक ही थी। विद्या जो थी घर का कोई काम उससे ऐसा छूटा नहीं, किसी भी फील्ड में। मैं पढ़ाई में एवरेज थी, बहुत Average। अच्छी नहीं थी। एवरेज भी इसलिए थी कि मैं पढ़ती नहीं थी। पढ़ती क्योंकि इसको नहीं थी। एग्जाम में आंसर लिखने का कष्ट होता कष्ट होता पता 10th में तो ऐसा भी था कि मुझे आंसर लिखते हुए आते आता हुए था, मैं छोड़ जाती। लेकिन कह के पापा मैं तो पास हो जाऊंगी। मतलब इतनी सेंस नहीं थी कि, लेकिन पापा इतना पता भी तो नहीं था मार्क्स लाके ये हाँ, ये होता तो है, ये करके ये होता है, जॉब लगती है। हाँ। और मैंने वहाँ बीएड का पेपर दिया ग्रेजुएशन के बाद। मैं क्वेश्चन आके भी छोड़ के इसलिए आई कि मुझे 1 साल और यही नागौर ही रहना पड़ेगा, हम पिथौरागढ़ नहीं जा पाएंगे, तो मैंने पेपर ही सॉल्व नहीं किया। ये है मेरी नौकरी न लगने की कहानी। लेकिन गृहदारी में दक्ष हूँ। हार्ड गृहकारी में नहीं, सब चीज सब में चीज हार्ड में। वर्किंग तो बचपन से। तो बचपन में मैं कितना काम करती थी मम्मी कोई पता है। फील्ड ऐसा नहीं हुआ जिसने विद्या ने काम नहीं किया। गाय से दूध निकालने से लेकर गोबर निकालने से खाना लेकर बनाना सब कुछ। बोलना भालना लड़ना झगड़ना सब कुछ। एक दफे नागौर गई है बचपन में, मतलब हाँ। पहले 2 साल की थी, 2.5 साल की। जब मतलब उसी दिन गए बगल में किसी लड़की को पीट के आ गए जब हम शिफ्ट नहीं हुए थे। जब हम शिफ्ट नहीं हुए थे, तेरी मम्मी केवल ले रही थी। मम्मी ऐसे ही पापा के साथ गई होगी। 2 साल की मैं थी, तो बगल में कोई लड़की होगी, गांव से मैं आई थी, पीट मार के उसको। बाबूजी ऐसा आपकी बेटी ने मेरी बेटी को मार दिया। तो पापा तो आप मम्मी से शादी होकर के खुश है? मम्मी ने आपके मतलब मम्मी ने आपका कैसा साथ दिया ये बताइए। अरे मम्मी ने तो 50 साल बाल दिया मेरे को, बेचारी इसको मेरे को मैंने दिया। तो मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं है मम्मी से शादी ना, करने? ना। विद्या इतनी सहन शक्ति वाले थे। एक दिन ये कपड़े सिल रही थी, इसके कपड़े सिलते सिलते सुई यहाँ से इधर आ गई। ये पेचकस हाथ की पेचकस से सुई खोल के अंकल जी के पास, अंकल जी सुई चुप गई। इस वाली उंगली में घुसी थी मेरी। मुझे अच्छे, मैं ऐसे सिल रही थी। वो मशीन ऐसा पे होता लेके था, हम ही थोक में कपड़ा लेके आते थे। 12th की छुट्टी में मम्मी ने मुझे सिलाई सिखाई, मुझे और दीदी को। तो और जो आंटी जी जिनसे मैं सीखती थी नागौर में, वो कहती थी स्टूडेंट हो तो विद्या जैसा। तो फिर मैं ऐसे सिल रही थी, थोक में कपड़ा लाया, उसको सिला, दूसरे दिन कॉलेज पहन के गया। मम्मी लोग स्कूल गए, मम्मी स्कूल गई थी, तभी स्कूल गई थी। सिल रही थी, ऐसे उंगली हुई इसके अंदर घुस गई, यहाँ दिख गई। वहां से खोला, जहाँ से पूरा वो निकलता, नीचे गई। अंकल जी हमारे जिनके घर में हम रहते थे वो कंपाउंडर थे। अंकल जी ऐसा हो गया, अंकल जी ने सुई निकाली, धागा निकाला, यहाँ से यहाँ छेद, पट्टी बांधी, और मैं बस वैसे की ऐसे। इतनी सहन शक्ति थी। इतनी सहन शक्ति थी मुझे, और हार्ड वर्किंग तो मैं बचपन से थी। हाँ। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने उस लड़की को पीटा क्यों था? गुस्सा खेल आया में, खेल में, कहना जैसे नहीं। आई और तेरी लड़ाई होती है। खेल रहे थे, छोटी तो थी 2.5 इससे साल 2 साल बड़ी होगी वो, 4-5 साल। खेल रहे थे ऐसे आंगन में, बस तो झगड़ा। पापा अभी आपके बच्चे जिस जिस पोजीशन में है, क्या आप तीनों बच्चों की लाइफ से खुश हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। आपको मतलब ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा होता? ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जैसे आंखें नहीं रही, तो आपको मतलब ऐसा कभी लगता है कि मेरी आंखें होती तो मैं वो करता, या ये कर पाता, मैं ये नहीं कर पाया? मैं तो ऐसा सोचता हूँ यदि आंखें होते तो शायद मैं बहुत कुछ कर पाता, लेकिन फिर भी मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कोई भी काम अभी भी कर सकता पापा अभी भी मम्मी की आधी हेल्प करते हैं। मम्मी की क्या, हम सबकी। हूँ। कुछ भी काम मैं अभी भी मुझे कर रात को सकता हूँ। 3 बजे चाय देने का श्रेय पापा को है। और जब हमारे पेपर मैं होते नहीं थे, उठती। पापा की ऐसी मैं नहीं कंडीशन थी, उठती थी। मम्मी नहीं उठती थी। पापा 4 बजे हमको चाय बना करके देते थे, और इतनी अच्छी चाय बनती थी ना, वैसी चाय मैं आज तक नहीं बना पाई, उतनी अच्छी चाय बना के देते थे। और हम भी इतने ओबीडिएंट बच्चे थे कि पापा की एक आवाज में बैठते थे, है ना पापा? बिल्कुल। और अभी भी मैं अब 40 साल की हो गई हूँ, लेकिन हमारी अभी भी हिम्मत नहीं होती। पापा ने नहीं कह दिया तो नहीं। आज तक इंटरव्यू इसलिए नहीं ले पाई थी क्योंकि पापा कहते नहीं दूंगा। आज पापा जॉली मूड में थे, तो दिल से कोशिश की और कामयाब हो गई। तो मैं अभी भी 3 बजे उठता हूँ। हाँ पापा, यही मैं पूछने वाली थी। नेक्स्ट सवाल मेरा यही है, अभी आप कितने साल के होने वाले हैं? मैं 72 पूरा कर चुका हूँ। अभी 12 दिसंबर को पापा का बर्थडे था, यानी 72 आपको कंप्लीट हो गया। Complete। तो अभी अब आपका अपना रूटीन बताइए, सुबह से लेकर रात तक का। सवेरे उठकर मैं कितने बजे उठते हैं? 3-3:30 बजे में उठ सुबह जाता हूँ, 3:30 in the morning। उसके बाद मैं पानी गर्म करता हूँ, पानी पीता हूँ, अपना डेली रूटीन जो है उसको पूरा करके नहा धो के अपना दिया जो भी तेरी मम्मी जला देती 2 मिनट उस पर बैठ के अपना पूरा योगा जिस बीच करता हूँ। पापा अपना रूटीन कर रहे होते, घर की सफाई भी कर लेते हैं उस बीच, तब मम्मी नहा के, मम्मी का काम होता है दिया जलाना, क्योंकि फिर उसके बाद पापा पूजा करते हैं, तो मम्मी दिया जला देती है, फिर पापा आगे करते हैं। फिर पूजा किया आपने? पूजा की, उसके बाद हम योगा करते हैं,
योगा करने के बाद तेरी मम्मी फिर जो चाय पानी पिलानी है, कॉफ़ी वो पिला देती है। इतने में वो बच्चों का टाइम हो जाता है, तो ये नाश्ता बनाया, ये बच्चे स्कूल को गए। बच्चे मेरे बहन के बच्चे मम्मी देखती, क्योंकि वो जॉब वाली है, वो नेक्स्ट पे रहती है मम्मी लोगों के घर के बगल में। तो कुहू पीहू जिनको आप देख ही चुके हैं और जानते भी हैं, तो वो 8 बजे के बाद वो ऑफिस 9 बजे चली जाती है। उसके बाद पूरा इनका होता है, बच्चों को भेजा, टिफिन मम्मी बना के देगी। फिर आगे बताइए पापा। फिर बच्चे स्कूल गए, फिर बच्चे स्कूल गए, उसके बाद अपना जो घर का रूटीन है वो किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर दिन का खाना खा के वही हुआ। वही बच्चे आए, उनको तैयार किया, बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज की, कभी उनने पढ़ लिया तो कुछ पढ़ा लेना, पढ़ ओरली लेना। पापा उनको इतना चंट बना चुके हैं कि पूछो मत। उनको ओरली, क्योंकि अब रिटर्न वर्क तो मम्मी का हुआ, मम्मी से वो करते नहीं है, तो उसके लिए सहता को ही रुके रहना पड़ता है। ओरली पापा जितना करा सकते हैं पापा ने उनको करा दिया। आजकल भी यहाँ आयु कुहू पीहू में कंपटीशन होता है कि पहले टेबल्स मैं सुनाऊंगा, पहले लेसन मैं सुनाऊंगा, ऐसा माहौल होता है हमारे घर का। तो ऐसी रही बात। थैंक यू। ये नहीं, अभी कहाँ थैंक यू। तो फिर वही रात को कितने बजे सो जाते हैं आप? रात को मैं झाड़ू में तो 7:30 8 बजे, लास्ट 9 क्योंकि नौ। ठंड last बहुत, 9। हाँ। और गर्मियों में वही 9 तो बज ही जाते हैं। कभी ये लड़कियां आ गई तो सोने नहीं देती। यहाँ तो पापा का रूटीन हम फॉलो नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पापा भी इजी मूड में है और हम थोड़ा डर रहे हैं, पर कम डर रहे हैं। वो अपनी चला रहे हैं। अपनी चला दे रहे हैं जबरदस्ती, जैसे अभी भी 11 बजने वाले होंगे शायद। तो आपसे लास्ट क्वेश्चन है बाबा कि आज की जो यूथ है ना, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक तो मोबाइल एडिक्टेड हो गई है। तो आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। अच्छा मैसेज यही है कि टीवी मोबाइल इसको छोड़ के अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, खूब जितना पढ़ सको पढ़ सको। अपनी पढ़ाई बिना काम है, मेहनत उसके के अलावा कुछ नहीं कोई मिलेगा। कुछ काम नहीं आएगा। आदमी मोबाइल में लगा रहेगा, आंखें कमजोर होंगी। टीवी में जो कोई चीज तुम्हारी नहीं है, अभद्र भाषाएं सीखते हैं, न बोलने का तमीज, अब न चित्र देखो, कुछ भाषा कहना मानने की। इसलिए उनको ज्यादा अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, बिना कहे सब कुछ अपना काम कर लेना चाहिए, अपने प्रॉपर रूटीन को बनाए रखना चाहिए, किसको कहने की कोई आवश्यकता ना पड़े। यही एक निश्चित एम होना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मम्मी आप भी दे दो, यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? आजकल नंकी क्यों कौन चाली दुको कि कुंजा पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई काम आती है, कोई किसी का नहीं होता, बड़ा हो गया, अपनी मेहनत अपना भविष्य अपने आप अपना होता है। भविष्य अपने हाथ में, अपना भविष्य अपने हाथ में है। जो कोई- मेहनत करेगा पाएगा, जो नहीं जो करेगा मेहनत रह जो जाएगा। जो पढ़ाई करेगा वो पाएगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो ऐसी जिंदगी परेशानी, ठोकरें खानी पड़ेगी। ठोकरें दर दर ठोकरें खानी पड़े, एक जगह थोड़ी दर दर खानी पड़ती, दर दर। तो दोस्तों बात ऐसी है, एक एज हमारी होती है जब पेरेंट्स सबसे हमको खराब लगते हैं कि ये हमको ये कर कहते हैं, ये कर कहते हैं, जीने नहीं देते। और एक एज ऐसी आती है जब लगता है कि पेरेंट्स से सही हमारे लिए कोई नहीं है। तैसी पेरेंट के और अलावा कोई है ही नहीं। ये सच बात है, आपकी लाइफ में न भाई न बहन न कोई, आपके माँ बाप के अलावा आपके लिए कोई जो नहीं सोचता चिंतक हैं, वही है। होते तो हैं। अगर हो सके तो समय पर अपने माँ बाप को सुने, जो वो कहते हैं बिना ना नुकुर के। भले वो राम जी जैसे थे ना, वहां भेजा था वनवास, तो वैसे चले जाओ, कूद तो कूद जाओ, लेकिन माँ बाप की सुने। और इस इंटरव्यू का ये मतलब नहीं, क्यों लिया ये कोई रीजन नहीं है, बस ये बताना चाहती हूँ मैं कि छोटी छोटी परेशानियों से परेशान न हो। परेशानियां आती हैं जाती हैं, मेरा सर दर्द हो गया, भगवान मुझे ये छोटी हाइट क्यों दे दी, मेरी आंखें वीक क्यों कर दी, ये छोटे छोटे रीजंस पे परेशान न हुए, गलत स्टेप्स ना उठाए अभी जो है लाइफ ना में। उसको आज एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट जो चीज है उसको एक्सेप्ट करना और पड़ेगा। देखिए, आपके पास अगर एक कमजोरी है तो हर इंसान के पास एक विल पावर भी होती है जो किसी के पास नहीं होती, ये एक बता- स्ट्रेंथ भी होती है। ऊपर वाला- एक कमजोरी है, जैसे पापा के पास आंखें छीनी भगवान ने, हमने एक्सेप्ट किया कि शायद हमारे नसीब में यही था, लेकिन पापा ने उसको स्ट्रेंथ बनाया और आज 72 इयर्स में भी हमें कभी फील नहीं होने दिया कि मैं अभी मैं भी कोई दवाई नहीं लेता, मान अभी भी नहीं पापा को न बीपी है न शुगर है, सब कुछ नॉर्मल है। बस एक है कि जो आंखें नहीं है, और उसको हमने ये स्वीकार किया कि ऊपर वाले की यही मर्जी थी, यही करके हमने स्वीकार किया ना बाबा। मेरे कान ही कहानियां अब बस स्टेप से पहचान स्टेप जाते से हैं पहचान जाते हैं कि आदमी कौन चल रहा है। कौन चल रहा है। कि अगर आपका एक वीकनेस देता है ऊपर वाला, तो एक आपके पास ऐसी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ होती है जो किसी के पास नहीं होती है।
इसीलिए अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और छोटी छोटी बातों में घबराए नहीं। जो होगा अच्छा होगा लाइफ में, मतलब ऊपर वाला डिसाइड करता, हम लोग तो फालतू में उसके पीछे लगे रहते हैं। कर्म करना अपना वो है अधिकार। और ये तो फल देना डेफिनेटली है कि आप पढ़ोगे तो आज रिजल्ट आज नहीं मिलेगा तो 2-3 महीने बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हारे नहीं, खुश रहे और अपनी लाइफ जिए। यही मम्मी पापा का आपको संदेश है और मेरा भी। तो धन्यवाद आप सभी का। Thank you. फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।